हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली अस्थायी सरकार कब बनी थी और इसका गठन किसने किया था? ज्यादातर इतिहास की किताबों में आपको यही पढ़ाया गया है, बताया गया है कि भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन आजादी से 347 दिन पहले 2 सितंबर 1946 को हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर आज हम आपसे ये कहें कि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है तो शायद आपको हैरानी होगी। आज का दिन बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक है और दिवाली से ठीक पहले यह दिन पड़ रहा है। इसलिए इस दिवाली पर आपको भारत के सच्चे सपूतों को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनमें सबसे बड़ा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सच्चाई यह है कि आजादी से 4 साल पहले आज ही के दिन वर्ष 1943 में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई गई थी और इस सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में खुद किया था। यानी सुभाष बाबू भारत के पहले नेचुरल प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने देश की आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी उपलब्धियों और उनके बलिदान को हमारे देश में वो स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को दिया गया। नेताजी अपने दौर के नेताओं से इसलिए अलग थे क्योंकि उन्हें सिर्फ आजादी का लालच था, वो सिर्फ आजादी चाहते थे, जबकि उस दौर के बहुत सारे नेताओं को आजादी के साथ आजादी के बाद मिलने वाली सत्ता का लालच था। वर्ष 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई नेताओं का यह मानना था कि भारत को इस युद्ध में अंग्रेजों के प्रति आक्रामक नहीं होना चाहिए बल्कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और अगर अंग्रेज हमसे खुश हो गए तो फिर अंग्रेज खुश होकर भीख में हमें आजादी दे देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे नेता थे जो लगातार यह बात कह रहे थे कि भारत को इस विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय दबाव में हैं, वो विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें दबाने का बड़ा अच्छा मौका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों में इतनी ताकत थी कि वो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए बल्कि देश में भी बच्चा बच्चा ये कहने लगा कि उन्हें बोस चाहिए और बोस को आजादी चाहिए। उनकी जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से ही महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, तमाम रणनीतियां अपनाई। लेकिन जब सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए महात्मा गांधी के ना चाहते हुए भी, तो इस जीत ने महात्मा गांधी और नेहरू को हताश कर दिया। हालांकि बाद में जब नेताजी को पार्टी में कोई सहयोग नहीं मिला और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष रहकर वो भारत को आजाद नहीं करा पाएंगे, तो उन्होंने फिर खुद ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जरा भी संकोच नहीं किया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली, क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी से और जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल अलग थी। वो आजादी को छीन कर लेना चाहते थे, भीख में नहीं लेना चाहते थे। इस इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस की हिम्मत को तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई और वर्ष 1940 में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने हाउस अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन नेताजी इस कैद से किसी तरह से आजाद हो गए, भाग गए वहां से और वो अंग्रेजों से छिपकर जर्मनी के एक शहर बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ली और इस सब के बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में थे तब आजाद हिंद फौज के संस्थापक राम बिहारी बोस ने उन्हें सिंगापुर आने का निमंत्रण भेजा और नेताजी ने इसे स्वीकार कर लिया। यह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं, यह 13 जून 1943 की है, जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार सिंगापुर पहुंचे। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि वहां उनका कितना जबरदस्त स्वागत हुआ था। सिंगापुर पहुंचने के बाद नेताजी को आजाद हिंद फौज का प्रमुख चुन लिया गया और इसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 1943 में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया और तब उन्होंने इस सरकार को एक बहुत ही खास नाम दिया था और यह नाम था अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। उसी जमाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यह वाकई में आज का सबसे खास ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है, जिसमें तस्वीरें भी ब्लैक एंड व्हाइट हैं। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस खुद प्रधानमंत्री थे और उसके साथ साथ वो विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री भी थे।
और बड़ी बात यह है कि सरकार को दुनिया के 12 देशों ने अपनी मान्यता दी थी, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देश थे। और सोवियत संघ ने भी इस सरकार को अपनी मान्यता दी थी। और सोवियत संघ उस समय 15 देशों का एक समूह था। इन सब ने मान्यता दे दी थी। कितनी बड़ी बात है ये। नेताजी ने सिर्फ आजाद हिंद फौज और भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के पहले बैंक की नींव रखी, जिसे राष्ट्रीय आजाद बैंक कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी खुद की अलग करेंसी यानी मुद्रा का निर्माण किया और अपना एक खुफिया विभाग भी बनाया। और इनकी कोशिशों का यह नतीजा था कि दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद भी करा लिया था। यानी यह भारत का पहला ऐसा भूभाग था, भारत की पहली ऐसी जमीन थी जहां सबसे पहले आजादी आई थी। और यह आजादी लेकर आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इस आजादी के सूत्रधार वही थे। और उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को वहां अपना झंडा भी फहराया था। यह ऐतिहासिक क्षण था। नोट करने वाली बात यह है कि जब नेताजी इतना सब कुछ कर रहे थे, तब गुलाम भारत में एक अलग तरह का माहौल था। उस समय महात्मा गांधी भारत छोड़ो नाम का एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चला रहे थे और उन्हें अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी 1942 से 1945 तक महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में बंद थे। हालांकि ये कैद उनके लिए कैद जैसी नहीं थी। वो यहाँ पर तमाम सुविधाओं के साथ रह रहे थे। उन्हें अखबार और किताबें पढ़ने की पूरी छूट थी। उनके लिए किताबें आती थी, अखबार आते थे। इस किले में बागवानी करने के लिए उन्हें खास उनके इंतजाम किए गए, बागवानी करने के लिए खास औजार दिए गए ताकि उनका मन लगा रहे, उनका टाइम पास होता रहे। अब आप खुद सोचिए, इस देश को आजादी सही मायने में किसने दिलाई? नेहरू ने, जो एक ऐसे किले में बंद थे जहां उनके लिए तमाम सुविधाएं थी, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो आजाद हिंद फौज के साथ अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे और निर्वासित सरकार बनाकर भारत की स्वतंत्रता का ऐलान भी कर चुके थे।